Namaste bachcho. Today we will discuss about the last chapter of your first book of political science, class 12th. Chapter name is Globalization. ये आपकी इस बुक का अंतिम चैप्टर है, वैश्वीकरण. क्योंकि आपके सिलेबस रिड्यूसिंग की वजह से अब ये चैप्टर आपका 6 जो है हो चुका है. तो पहले हम इस चैप्टर को जो है आज डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो आपके रिड्यूस सिलेबस हैं उन चैप्टर्स को भी हम लेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, ये आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा. कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये कोई नया टॉपिक नहीं है बेटा, बहुत ही पुराना. ये ऐतिहासिक काल से, जैसे कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ा, सिल्क रूट्स के बारे में, रेशम मार्ग जहाँ से व्यापार होता था, और जो एक जल मार्ग है जहाँ से बाहर के विदेशी लोगों ने यहाँ पर आना शुरू करा, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया. यहाँ से हमारी सभ्यता बाहर गई और बाहर की जो एक संस्कृति है, कल्चर है, वो हमने अपनाना शुरू किया. तो ये सारे कारण हैं वैश्वीकरण के. वैश्वीकरण क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और भारत ने इसको कब अपनाया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए आपके चैप्टर में 3 शॉर्ट स्टोरीज दी हुई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जनार्दन स्टोरी, रामधारी एंड सारिका. ये तीनों की छोटी छोटी स्टोरीज जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का आजकल वर्तमान में इतने तेज होने का क्या कारण है. ठीक है. वाई द ग्लोबलाइजेशन इरा इज सो फास्टर एज कम्पेयर अ हिस्टोरिकल टाइम. इतिहास में भी हमारे व्यापारिक संबंध जो हैं दूसरे देशों से रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं आज की स्थिति से, तो आज वैश्वीकरण का युग है पूरी तरह से. ठीक है. एलपीजी रिफॉर्म हमारे देश में, खासकर भारत की बात करें तो 1991 में हमने जो है कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने के कुछ स्टेप्स जो है यूज़ करने शुरू कर दिए थे. पूंजीवाद को हमने अपनाना शुरू कर दिया था. साम्यवाद के जो है कुछ नियमों को, रूल्स को हमने ख़त्म कर दिया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनार्दन वर्क्स इन अ कॉल सेंटर. जनार्दन की स्टोरी आपको बताती है कि वो एक कॉल सेंटर में काम करता है, जहाँ उसे बाहर के देशों के अकॉर्डिंग, जो अब्रोड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ उसे कनेक्टनेस करना पड़ता है, वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ती है, दैट्स वाई वहीं के अकॉर्डिंगली, यानी भारत में रहते हुए भी वो वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जॉब कर रहा है. उसे जो हॉलीडेज़ मिलती हैं वो भी जो है वहीं के अकॉर्डिंग मिलती हैं जहाँ कॉल सेंटर से वो कनेक्ट रहता है. ठीक है. सेकेंडली, रामधारी अपनी बेटी के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए बाज़ार में एक ऐसी साइकिल ढूंढ रहा है जो कि उसे कम से कम रेट में भी मिले, प्लस वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की भी हो. ठीक है. जो कि एट लास्ट उसे मिल जाती है, जो कि चाइना से बनी हुई है, लेकिन वो बिक रही है भारत में. तो ये आपको एक उदाहरण बताया जा रहा है वैश्वीकरण का, कि कैसे चीज़ें बन कहीं और रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही हैं, लेकिन वो बिक कहीं और रही हैं. ठीक है. लास्ट इज सारिका जो है वो आजकल की एक टुडेज जनरेशन गर्ल, आजकल की जनरेशन की एक लड़की है. यानी कि पुराने टाइम में जब हम देखें तो औरतें जो हैं वो नहीं पढ़ती थी, इंडिपेंडेंस जो है नहीं, स्वतंत्रता उन्हें बहुत कम मिलती थी, वो ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, जॉब नहीं करती थी. लेकिन सारिका की अगर हम बात करें तो वो एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है और इंडिपेंडेंटली कैरियर को उसने चूज़ किया है. और अपने परिवार की दूसरी औरतों की तरह जो है, जैसे कि उसके परिवार की जो पुरानी औरतें थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार में आगे जाकर जो वुमेंस हैं, जो लेडीज़ हैं, वो ऐसे काम करेंगी. तो तीनों ही एग्जाम्पल जब आपको यहाँ बताए जाए, all three examples illustrate and inspect each of what we call globalization. In the first instance, Janardhan was participating in the globalization of services. Ramdhari's birthday purchase tell us something about the movement of commodity from one part to the world or to another. Sarika is faced with conflict of value, partly originating from a new opportunity that earlier was not available to the woman in her family, but today is the part of reality that has gained wider acceptability. तो ये तीनों ही उदाहरण आपको क्या बता रहे हैं कि जनार्दन जो कॉल सेंटर में काम करता है वो वैश्वीकरण की वजह से है. पहले तो कॉल सेंटर्स जॉब होती ही नहीं थी, क्योंकि टेलीफोन जो है इन्वेंट नहीं हुआ था. ठीक है. नेटवर्किंग कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं आया था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं थी. रामधारी ने जो बर्थडे गिफ्ट खरीदा है अपनी बेटी के लिए, वो भी वैश्वीकरण का प्रभाव है, क्योंकि चीन में जो साइकिल बनी है वो उसको भारत में मिल रही है. ठीक है. ऐसे ही सारिका जो एक नई पीढ़ी की लड़की है और नई जनरेशन के साथ वो
उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और वो स्टडीज़ कर रही है और साथ साथ में जॉब भी कर रही है। तो अगर इन एग्जाम्पल्स को हम देखें, इन उदाहरण को हम देखें, some farmers committed suicide because their crops failed. They had bought very expensive seeds spilled by the multinational companies, the MNCs. उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, फार्मर्स की कुछ कंडीशंस आपको बताई जा रही हैं कि किसान हैं जो उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनकी फसल जो है अच्छी नहीं हुई। उन्हें आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हुए? क्योंकि उन्होंने इतने महंगे बीज जो है मल्टीनेशनल कंपनी से खरीदे थे, ठीक है, अपनी फसलों के लिए। बट अगर फसल अच्छे से नहीं हुई है तो वो इतना सारा जो एक कर्ज उनके ऊपर चढ़ गया है वो उसको उतारने में सक्षम नहीं थे। दैट्स वाई दे गॉट द सुसाइड, उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। एन इंडियन कंपनी बोट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन यूरोप डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स, यानी कि एक एमएनसीज हैं, बाहर बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दूसरे देशों की कंपनीज हमारे देश में आके काम कर रही हैं, और एक जो हमारे ही देश की भारतीय कंपनियां हैं। दोनों में हमेशा जो है मुकाबला चलता रहता है एक दूसरे को कैसे जो है, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे देश के जो प्रोडक्टर हैं, हमारे देश के जो कंपनी होल्डर हैं, उनको हमेशा एक जो है राइवल्स लेना पड़ता है यूरोपियन कंपनीज के साथ, एमएनसीज के साथ। वो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है कि आजकल देश जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन एंड दीज मस्ट बी एजुकेटली डिसइंटीग्यूज्ड। दिस इज रॉन्ग टू assume that globalization has poorly economic dimensions, just as it would also be mistaken to assume that it is a poorly cultural phenomenon. तो अगर ये कहा जाए कि वैश्वीकरण के जितने भी प्रभाव हैं वो नकारात्मक ही हैं, इससे जो है आर्थिक स्थिति का ह्रास होता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसके अपने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं और अपने नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? तो दूसरे शब्दों में, अगर हम मोटे शब्दों में कहें, इसका मतलब है फ्लो। ग्लोबलाइजेशन इज कॉल्ड, वी कैन फ्लो, प्रवाह। अब ये किस चीज़ का है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में चीज़ों का आना जाना, लोगों का आना जाना, कमोडिटीज़ का आना जाना, नेटवर्किंग का फैलना, टेक्नोलॉजी का आना जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वैश्वीकरण में जो है अडॉप्ट की जाती हैं। सेकेंडली, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ेंगे द स्पेंड ऑफ दीज फ्लोज हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। फर्स्टली, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मास मीडिया ने electronic media technology remains as the critical elements. The invention of the telegraph, the telephone and the microchip, internet and world wide net, the development of high speed transporting system, money market, stock market exchanges, modern education, professional degrees such as MBA, BTech, MCA and medical degree. तो ये सारी चीज़ें हैं भाई वैश्वीकरण के कारण। यानी कि आजकल देखो, पुराने टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो है व्यापार होता था, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में। बट आजकल क्या है, इसकी स्पीड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, ये और ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स एज क्रिटिकल एलिमेंट while globalization is not caused by any single factor, यानी कि कोई एक कारण नहीं है वैश्वीकरण के फैलने का, ग्लोबलाइजेशन के फैलने का, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स इन क्रिटिकल एलिमेंट। टेक्नोलॉजी क्या है भाई, जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, जो इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आलोचनात्मक तत्व है ये, लेकिन इसने ही सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को बढ़ाया है। देयर इज़ नो डाउट दैट द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड माइक्रोचिप, जैसे जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, ठीक है, माइक्रोचिप्स छोटी छोटी बननी शुरू हो गई, जिस चीज़ के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बनानी पड़ती थी, स्टोरेज के लिए हमें बहुत सारे कागज़ की, नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ती थी, वो चीज़ हम अब कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप में सारी प्रोग्रामिंग को जो है स्टोर कर सकते हैं। प्रिंटिंग इनिशियलिटी जब आई, यानी कि मुद्रण संस्कृति जब आई, ठीक है, छापने की प्रक्रिया, मुद्रण संस्कृति, प्रिंटिंग एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार, जो जितने भी हमारे जो नावल्स हैं, किताबें हैं, जब ये छपनी शुरू हुई, तो इन सारी चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और ज़्यादा तेज हो गया। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल टू मूव मोर ईजिली, यानी कि अब ये ज़्यादा आसान हो गया कि सारी ये जो चीज़ें हैं, यानी कि विचारों का, पूंजी का,
चीज़ों का, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक देश से दूसरे देश में जाना बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये और ज़्यादा आसान हो गया। संचार के ज़्यादा से ज़्यादा साधन बनने शुरू हो गए, हवाई जहाज़ बन गया, ठीक है, रेलगाड़ियाँ बनी, यानी कि जो काम पहले बहुत स्लो था अब वो बहुत काम जो है सारे स्पीडली जो है होना शुरू हो गए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटी विल मोस्ट लाइकली बी क्विकर एंड वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अलग अलग भागों में जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया पहले के मुकाबले। Globalization, however, does not emerge merely because of the availability of improved communications. ठीक है, अब ये अकेला कारण नहीं है कि कम्युनिकेशन जो संचार के साधन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उससे जो है वैश्वीकरण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। What is important is for people in different parts of the world to recognize these interconnections with the rest of the world currently. ठीक है, ये जो आपस में इंटरकनेक्टनेस बढ़ी, एक दूसरे के साथ जुड़ना ज़्यादा से ज़्यादा जब शुरू हुआ, ठीक है, वाइड द फोन, मोबाइल फ़ोन जब जो है बनने शुरू हुए और एक जगह पर विश्व के एक पार्ट से लेकर, ठीक है, विश्व के एक हिस्से से एक जो लास्ट है यानी कि बहुत बड़ा एक एरिया क्रॉस करके दूसरे हिस्से तक बातचीत करनी बहुत ज़्यादा आसान हो गई थ्रू मैसेजिंग। तो ये सारे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद द बर्ड फ्लू और सुनामी इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन। इससे जो है कुछ गलत चीज़ें जैसे कि बीमारियाँ, फॉर एग्जांपल हम अपना प्रेजेंट का जो है एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कोरोना, ये भी किसका इफेक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। यानी विश्व के किसी एक हिस्से में जब कोई बीमारी होती है तो उसको दूसरे हिस्से में या दूसरे देशों में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज ऑफ द वाइडर स्पोर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का इतना ज़्यादा प्रसार जो है हो चुका है जिससे कि जो अच्छी चीज़ें तो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती हैं, बट जो गलत चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर फैलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि राजनीतिक प्रभाव। तो इसके प्रभाव जो है कई तरह से हैं। पॉलिटिकली पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक इफेक्ट पढ़ेंगे, कल्चरल इफेक्ट जो है इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, दीज आर टू फॉर्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों ही हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू डू व्हाट इट कैन डू। फर्स्टली ये क्या करता है? स्टेट कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है, यानी राज्य की जो एबिलिटी है, उसकी जो अपने देश में शासन चलाने की प्रक्रिया है उसमें ये कमी कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? थ्रू द एमएनसीज, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखो हमारे देश में जब दूसरे देशों की कंपनियां जो है स्टैब्लिश होती हैं, स्थापित होती हैं, तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही मिलता है, बट उससे एक दूसरा जो है एक उसका गलत इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, यानी कि जो भारत के जो एक कंपनी फैक्ट्रीज लगाने वाले लोग हैं, उनका हास होता है, क्योंकि बाहर की जो एमएनसीज हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनकी चीज़ें जब यहाँ के लोग पसंद करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ की इस देश की खुद की जो फैक्ट्रियाँ और कंपनियां हैं, वहाँ के प्रोडक्शन को जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, ज़्यादा उनको पसंद करेंगे, तो इससे क्या होगा? स्टेट कैपेसिटी का इरोजन हो जाएगा, यानी कि राज्य की प्रभु सत्ता में कमी आएगी। ये जो एमएनसीज हैं ये राज्य को फोर्स करेंगी, ठीक है, स्टेट को फोर्स करेंगी, गवर्नमेंट को फोर्स करेंगी कि आप लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ बनाइए, उदारीकरण की नीतियाँ बनाइए, यानी अपने ट्रेड फेयर को ईजी कीजिए, व्यापार को आसान कीजिए, व्यापार अवरोधक हटाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, सेकेंडली द वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट दैट परफॉर्म ओनली द केयर फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ नेशन। सेकेंडली क्या है भाई कि राज्य का एक जो कल्याणकारी रूप था वो खत्म होता जा रहा है इसकी वजह से। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का क्या कंसेप्ट होता है? ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी 10th क्लास में। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? एक ऐसा देश जो अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं दे कम खर्चे में, तो वो कल्याणकारी राज्य होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द ये वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है? कल्याणकारी राज्य की जो एक धारणा है वो कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि कल्याणकारी राज्य अब
जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो अपने जैसे कि पहले हम कम्युनिकेशन स्किल्स से पहले की अगर अब बात करें 1991 से पहले के भारत की बात करें तो हमारे देश में जो है कम्युनिज्म था, ठीक है, साम्यवाद था जिसमें सबको समानता मिलती थी, सबको जो है एक जैसा समझा जाता था। जो प्रोडक्शन के इरा थे वो गवर्नमेंट के अंडर थे, सरकार के जो है नियंत्रण में थे, उसमें सारे लोग मिलकर काम करते थे और प्रॉफिट सबको इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन कैपिटलिज्म के कारण क्या हुआ, 1991 के बाद सारा फोकस किस पर हो गया, डेवलपमेंट पे, विकास करने पे। तो विकास करने की इस रेस में एक गवर्नमेंट, एक सरकार जो पहले अपने लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कल्याणकारी राज्य बनने कम हो गए। Thirdly, it is the market that become the prime determinant of economic and social priority। यानी कि बाजारी प्रक्रिया, मार्केट इकोनॉमी जो है तेज हो गई। जितनी भी सामाजिक और आर्थिक चीज़ें हैं वो किस पर बेस्ड हो गई, बाजार प्रक्रिया पर, ठीक है। यानी कि कुछ भी करना है वो हमने किसके लिए करना है, मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए। द इंक्रीज रोल ऑफ द MNCs रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन इन देयर ओन। जैसे ही MNCs यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो दूसरे देशों की कंपनियां अलग अलग देशों में आकर जो है स्टैब्लिश होती हैं, स्थापित होती हैं, तो उनकी वजह से वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसको अपने डेवलपमेंट के लिए MNCs के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो दीज आर द नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट जो है राजनीतिक प्रभाव जो सकारात्मक है, ठीक है, यानी कि अच्छे प्रभाव क्या पड़े हैं, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। ऐसा नहीं है, हमेशा जो है ऐसा नहीं होता कि वैश्वीकरण के कारण जो है एक राज्य की प्रभुसत्ता कम हो जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम अपने भारत का ही अगर एग्जाम्पल लें तो 1991 में LPG रिफॉर्म्स हमने किए थे, हमने जो है उदारीकरण की नीति को अपनाया था, ठीक है, निजीकरण की नीति को अपनाया था, हमने ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया था, वैश्वीकरण को अपनाया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में LPG रिफॉर्म्स हमने किए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि हमने स्टेप वाइज उस चीज़ को अडॉप्ट किया, हमने जो है अपनी राजनीति को पूरी तरह उससे प्रभावित नहीं होने दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इससे जो है कैपेसिटी कम ही होती है, ठीक है, दूसरे शब्दों में वो बढ़ती भी है। इट हैज़ इंडीड इंक्रीज स्टेट कैपेसिटी विद इंक्रीज टेक्नोलॉजी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटीजन। देखो, नेटवर्किंग के बढ़ने के कारण क्या हुआ, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो इससे क्या हुआ, राज्य को मदद मिलने लगी। कैसे, मान लीजिए हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, हम सबको पता है, ठीक है, तो हमें कोई सर्वे करना है तो उस सर्वे को करने में पहले कई साल लग जाते थे बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, प्रौद्योगिकी आई, नेटवर्किंग की इरा आया, इतना ज़्यादा जो है एक प्रसार हो गया टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का, तो उससे क्या हुआ, हमें सर्वे करने में भी आसानी होने लगी। यानी अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें जल्दी से मिल जाएगी, ठीक है, वाया मोबाइल फ़ोन की वजह से, टेलीफोन की वजह से। पहले जिस काम को करने के लिए हमें फिज़िकली खुद वहाँ पे जाना पड़ता था, अब हम बाय द मैसेजिंग उस चीज़ को अपने एक ही जगह पर बैठे बैठे सर्वे उस चीज़ का कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जनधन खाते जो हैं मोदी जी ने खुलवाए थे, तो जनधन खातों में डायरेक्टली अब हर सबका जो आधार कार्ड लिंक हो गया। जैसे ही हमारे अकाउंट में उसमें जो है पैसे आते हैं तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। पहले क्या था सिस्टम इसमें कि गवर्नमेंट पैसे पहले भी देती थी, बट वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही जो है वो बट जाते थे कई जगह पर, ठीक है। अब डायरेक्टली हमें पता भी नहीं चल पाता था कि हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं या आए हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिकली हमें उसके लिए बैंक में जाना पड़ता था। बट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, वो चीज़ें आसान हो गई। तो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए भी ईजी हो गया कुछ भी सर्वेक्षण करना, सर्वे का काम करना, ठीक है। विद इनहेंस टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन द स्टेट इज एबल टू रूल बेटर, ठीक है, यानी कि किसी भी सरकार के लिए शासन करना अब और ज़्यादा आसान हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वजह से, ठीक है। थर्स द स्टेट बिकम मोर पावरफुल देन बिफोर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ही स्टेट जो है, एक देश जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ना कि उसकी शक्ति में कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण जितनी भी चीज़ें हैं, जब एक देश में कुछ प्रोडक्शन होता है, कोई चीज़ बनती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना इरा हमने देखा तो सबसे पहले हमने वैक्सीन बना ली थी भारत में, जो है वैक्सीन जो है सबसे पहले बन गई थी, तो हमने दूसरे देशों को भी जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही
अब के वर्तमान काल की अगर हम बात करें, अब 2021 की जब हम बात कर रहे हैं, कोरोना की वजह से हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी हमने हाल ही में, अभी लास्ट मंथ की अगर हम बात करें, तो रूस से हमने जो है इंपोर्ट की है वैक्सीन बहुत सारी, ठीक है। ऐसे ही और दूसरे देश भी हेल्प कर रहे हैं इंडिया को। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। इतनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो वैश्वीकरण के ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही होते हैं, वैश्वीकरण के पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, सकारात्मक परिणाम भी इसके बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल ऑन योर फर्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही। सेकेंड पार्ट में हम इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस जो है पढ़ेंगे, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव।